एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज आपका ये नया वीडियो लेकर के एक बार फिर से प्रस्तुत हूँ मैं आप लोगों के सामने। आप लोग अब तक बहुत कुछ समझ चुके होंगे, बहुत कुछ समझ रहे होंगे। जिनके पास समय होगा समझने के लिए, कुछ लोग जो बिजी होंगे अभी वीडियो नहीं देख पा रहे होंगे, उनके बारे में नहीं कह सकता मैं। आप लोग देख रहे होंगे भारत पर निरंतर बहुत सारे महत्वाकांक्षी शासक आक्रमण करके भारत को लूटना चाहते हैं। भारत में रह करके सुखी रहना चाहते हैं, संपन्न रहना चाहते हैं, सुख जो है उसकी प्राप्ति करना चाहते हैं। अब उसका तरीका डिफरेंट हो सकता है। कोई थोड़ा सा प्रेम से भारत में रहना चाहता है, कोई लड़ना लूटना पीटना और इस्लाम धर्म का प्रचार ही करना चाहता है। तो इस तरीके से भारत में बहुत कुछ चल रहा था और निरंतर भारत जो है विदेशियों के आक्रमण, बार बार हमले, यही सब झेल रहा था। आपने देखा कि पहले एक समय मोहम्मद गोरी ने आकर भारत पर इस्लाम धर्म और मुस्लिम शासन की शुरुआत की थी और उसके बाद सल्तनत काल शुरू हुआ था और बहुत सारे सल्तनत काल की डायनेस्टी यानी कि वंश भारत पर शासन किए। सल्तनत काल जब कमज़ोर हुआ तो बाबर आ गया, फिर उसने मुग़ल काल शुरू कर दिया और मुग़ल काल जो है बाबर ने शुरू किया। बाबर के बेटे हुमायूं ने उस पर कंट्रोल करने का प्रयास किया और अकबर जो हुमायूं का बेटा था उसने भारत में जो मुग़ल काल है उसका ऐसा शासक बना वो कि ना सिर्फ बेहतर तरीके से शासन किया, साम्राज्य को सुदृढ़ किया, स्ट्रांग बनाया, अपना एम्पायर इंक्रीज किया, साम्राज्य का विस्तार किया और ऐसा शासन किया कि ना सिर्फ 49 साल तक भारत में रहा वो, बल्कि उसके बच्चे भी बड़े आराम से भारत में रहेंगे और वह भी भारतीयों की सिंपैथी पाकर ही। भारतीय उन्हें अपना मानेंगे और वो भी भारत को अपना मानेंगे। मुग़ल काल का अंतिम शासक होगा बहादुर शाह जफ़र और उसकी अंतिम लाइन बता रहा हूँ। उसने कहा था कि वो भारत के बाहर भेज दिया था अंग्रेज़ों ने उसे। बहादुर शाह जफ़र ने कहा था मुझे मरने के बाद 2 गज ज़मीन दे देना हिंदुस्तान में, कहीं बाहर नहीं, मुझे मेरी मातृभूमि में दफन होना है। और एक समय पहला मुग़ल शासक बाबर, उसने कहा था भारत में मत दफन करना, मुझे मेरी मातृभूमि में दफन करना और उसकी जो कब्र है वो काबुल अफ़गानिस्तान में है। पर उसी बाबर का अंतिम वंशज जो है भारत का जो शासक था बहादुर शाह जफ़र, उसने कहा था मुझे भारत में दफन करना, किसी विदेशी धरती पर नहीं। तो ये जो अंतर आया है विदेशी से स्वदेशी होने का या विदेशी से भारतीय होने का, ये जो फीलिंग है ना वो अकबर ने पैदा की। और अकबर के बाद जैसे ही इसका एक बेटा जो कि शासक बना, जहांगीर नाम था, जहांगीर, समय है 1605 से लेकर 1627 एडी तक, 1605 से 1627 ईस्वी तक। वैसे अकबर को बेटा हो ही नहीं रहा था। आप लोग को याद होगा मैंने कहा था एक शेख सलीम चिश्ती नाम के सूफी संत थे, अकबर उन्हीं के पास जाता था दर्शन करने और पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए आशीर्वाद लेने। अब कहने को तो पुत्र रत्न कहा जाता है, पर हर पुत्र जरूरी नहीं कि रत्न हो सकता है कुछ पुत्र जो है वो ऐसे पुत्र हों कि उनके पैदा होने के बाद उनके पैदा होने का भी अफसोस हो। ये जो बच्चा सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से जन्मा था उसका नाम ही पड़ गया सलीम, और सलीम को प्यार से अकबर जो है शेखू बाबा कह के बुलाया करते थे। लेकिन जितना प्रसन्न अकबर इसके जन्म पर थे उतना ज़िंदगी भर नहीं रह सके। नालायक टाइप का लड़का ये, अकबर का नालायक टाइप का बेटा। यह ऐसा है जिसकी शादी मान बाई से हुई, राजपूताना की महिला थी, मान सिंह की बहन थी, मान सिंह की बहन, ये मान सिंह की बहन है मान बाई, और यही मान बाई हैं जिनसे एक बच्चा जन्मा था जिसका नाम था खुसरो। खुसरो का जन्म हुआ। इसके अलावा एक और महिला थी जिनका नाम था जगत गोसाई। जगत गोसाई ये मारवाड़ की राजकुमारी थी, मारवाड़ की राजकुमारी। कुछ लोग जगत गोसाई को ही जोधाबाई कहते हैं कि इनका नाम जोधाबाई था। इनसे भी शादी हुई ये जहांगीर की।
जहांगीर ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ कुछ शादियों से संतुष्ट नहीं था, बल्कि यह ऐसा व्यक्ति है जिसने ना सिर्फ बहुत सारी शादियां की, बल्कि ये पहला ऐसा व्यक्ति है कि यदि यह अपने दरबार की या अपने परिवार की किसी नौकरानी को भी देख लेता जो इनके परिवार के लोगों की सेवा कर रही हूँ, तो उनको भी देखकर इमोशनल हो जाता था, और जिसके प्रति यह इमोशनल होता सबसे कहता था कि मैं शादी करूँगा। आपने सुना होगा अनारकली एक डांसर हुआ करती थी, उनसे भी शादी करना चाहते थे ये, लेकिन अकबर ने इनको समझाया कि बेटा अकबर के बेटे हो, मतलब एक लेवल मेंटेन करके रखो, मतलब किसी भी स्तर पे जा करके। अकबर ने अनारकली से इनकी शादी नहीं होने दी, और यही वजह है अकबर के खिलाफ ये इतना विद्रोही हो गए कि पहला ऐसा मुगल शाहजादा है जिसने अपने पिता से विद्रोह कर दिया, बल्कि ये पहला ऐसा मुगल शाहजादा है जो पिता से विद्रोह की शुरुआत करेगा। आज के बाद जितने मुगल होंगे सबके बेटे उनसे खिलाफ विद्रोह कर देंगे, और कई तो ऐसे हैं अपने पिता को जेल में डालकर पानी तक नसीब नहीं होने देंगे। अभी सोचिए, एक बाबर था जिसका बेटा हुमायूं था। बाबर ने कहा बेटा प्रॉपर्टी बांट दो, हुमायूं ने बांट दिया, कोई क्वेश्चन नहीं। पर आज के बाद ये नालायक बेटों की परंपरा शुरू हुई है। और वैसे भी जब लड़का संघर्ष करता है तो उसे समय की कीमत, पैसे की कीमत और अपनों की कीमत सब पता होती है। जब पता चला पिता की ही प्रॉपर्टी बच्चा पा गया, तो उसे न तो पैसे का महत्व होता है, न जिंदगी का महत्व होता है, वो अलग टाइप का होता है। जहांगीर बिगड़ा हुआ शहजादा है, ये समझो आप, जिससे देखो उसी से डिमांड कर देता था कि शादी करूंगा मैं। एक महिला हुआ करती थी जिनका नाम था मेहरुन्निसा, मेहरुन्निसा अथवा नूरजहां। नूरजहां, नूरजहां के पिता का नाम था गियास बेग, गियास बेग अथवा एतमातुद्दौला, एतमातुद्दौला। नूरजहां के बाबा का नाम था मोहम्मद शरीफ। अब पता नहीं कार्य से भी शरीफ थे या नाम से ही शरीफ हैं ये। बाबा का नाम मोहम्मद शरीफ, माता का नाम था असमत बेगम। यही असमत बेगम हैं जो इत्र का आविष्कार करती हैं भारत में, असमत बेगम। भाई का नाम था आसफ खान, आसफ खान। भतीजी का नाम था, भतीजी अर्जुमंद बानो बेगम, अर्जुमंद बानो बेगम। इनके पति का नाम था नूरजहां के शेर अफगन, शेर अफगन। इनकी पुत्री का नाम था लाडली बेगम, लाडली बेगम। तो आप समझ रहे होंगे कि मेहरुन्निसा का भरा पूरा परिवार था। बस मेहरुन्निसा की किस्मत समझो या बदकिस्मती। ये जो है, आपको याद होगा वो बैरम खां की बीवी जिससे बाद में अकबर ने शादी किया था, सलीमा बेगम। ये जो मेहरुन्निसा हैं ये सलीमा बेगम की सेविका थी, नौकरानी थी। और एक बार सलीमा बेगम की इस नौकरानी को जहांगीर ने देख लिया, और जहांगीर ने फिर अनशन शुरू कर देता था। ये अगर किसी से कह दिया शादी करूंगा, शादी नहीं हो रही तो विद्रोह कर देता था। ये खाना पीना छोड़ देगा, दुनिया भर का नाटक करेगा। इसने कहा मुझे नूरजहां से शादी करनी है। इसके साथियों ने कहा मतलब जिसको देखोगे जहां इमोशनल हो जाओगे, बोल दोगे इनसे शादी करनी, उनसे शादी करनी, हद होती है। पहले राजकुमार थे, अब बादशाह बन चुके हो, थोड़ा तो शर्म करो। इसने कहा शादी तो करूंगा मैं। लोगों ने कहा ये बताओ आप, एक नौकरानी है वो। इसने कहा फर्क नहीं पड़ता। लोगों ने कहा बाल बच्चे वाली है, पति है उनका। इसने कहा फर्क नहीं पड़ता, पति को मरवा दो, शादी तो मैं ही करूंगा। नूरजहां के पति को मरवा करके 1611 एडी की बात है, 1611 ईस्वी की, जहांगीर ने शादी की थी नूरजहां से। अब नूरजहां को भी ये शादी मुझे लगता है पसंद आई होगी, क्योंकि जहांगीर के साथ बहुत खुश थी वो। आज के बाद एक गरीब परिवार से बिलोंग करने वाली महिला हिंदुस्तान की यूं समझो मलिका बन चुकी थी। और आज के बाद यही नूरजहां हैं जो पहली ऐसी महिला होंगी, क्योंकि पति तो इनका लापरवाह है।
पर नूरजहाँ पॉलिटिक्स में बड़ा इंटरेस्ट लेती थीं। पहली ऐसी मुगल परिवार की महिला हैं जो राजनीतिक शक्तियों का प्रयोग करेंगी, जो राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेंगी। तो आप समझो कि इस शादी का होना जहांगीर के लिए भी बेहतर था और नूरजहाँ के लिए भी। अच्छा, कई बार क्या होता है कि जब दो परिवार में शादी होती है तो अक्सर दोनों परिवार में कुछ और लड़के लड़कियां जो शादी के योग्य हुए रहते हैं, तो या तो घर वालों की निगाह पड़ जाती है कि भाई चलो यहीं से एक दो रिश्ता और निकालते हैं, इस लड़के का उस लड़की से, इस लड़की का उस लड़के से शादी करवा देते हैं। और कई बार कई लड़के लड़की ऐसे भी होते हैं जो माता पिता का इंतज़ार ना करके कि वो बात आगे बढ़ाएं, वो अपने से ही शुरू हो जाते हैं, रिश्तों की डोर को मजबूत करने में लग जाते हैं, फ़ोन से, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, जैसे भी हो पाता है। और बाद में वो रिश्ता जो वो मजबूत बनाते हैं उसको कुछ प्रेशर डालकर या गार्जियन आसानी से मान जाते हैं, शादी के मजबूत बंधन में बांध दिया जाता है। ऐसा होता है। बड़ी पुरानी मूवी थी और उसका एक गाना था, शायद नदिया के पार मूवी है, दीदी तेरा देवर ऐसे करके कुछ उसमें गाना हुआ करता था। अभी एक मूवी और भी आई थी, उसमें दीदी तेरा देवर दीवाना, माधुरी दीक्षित मुझे याद आ रहा है उनका ये गाना था। तो ऐसा होता है, बाद में जो है शादी हो जाती है। एक कहानी दो परिवारों में शादी होने के बाद यहाँ भी शुरू हुई। 1612 की बात है। ये जो जहांगीर हैं, इनके एक बेटे का नाम हुआ करता था खुर्रम, यानी कि शाहजहां। खुर्रम यानी कि शाहजहां। तो ये जहांगीर के बेटे थे और इन्हीं के ये जहांगीर की पत्नी नूरजहाँ की भतीजी थी अर्जुमंद बानो बेगम, यानी कि मुमताज महल। मुमताज महल दोनों की शादी हुई। अब जरा ध्यान से देखो, एक ही साल के अंदर एक ही परिवार में पिता पुत्र दोनों सेट हो गए। और ऐसी पत्नियां पाएं जो ये तो मशहूर ही हैं इस शादी से, इनकी पत्नियां भी बड़ी मशहूर हैं। जहांगीर की शादी हुई नूरजहाँ से और उनके बेटे की शादी एक साल के अंदर नूरजहाँ के ही परिवार में उनकी भतीजी से हो गई मुमताज महल से। आज के बाद जहांगीर अपने आप में मस्त हैं, बेटा अपने आप में व्यस्त है। अकबर ने जो कुछ किया था उसका सारा सुख सुविधा यही लोग भोग रहे थे। इधर नूरजहाँ के साथ जहांगीर और अपनी लाइफ स्टाइल में अलग से बिजी हैं और इधर शाहजहाँ मुमताज महल के साथ बिजी हैं। अच्छा, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी कहावत तो सुनी होगी आपने। पिता की लापरवाहियों से तो मैं आपको अवगत कराऊंगा, बेटे की व्यस्तता देखिए आप। मुमताज महल शाहजहाँ से 1614 ईस्वी में एक बच्ची हुई थी जहानारा, और यहीं से कंटिन्यू हुआ। 1615 में दारा नाम का बेटा, 1616 में सुजा नाम का बेटा, 1617 में रोशन आरा नाम की बेटी, 1618 में औरंगजेब नाम का बेटा, 1619, 1620। ऐसा तब तक चलता रहा जब तक 1631 में 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मुमताज महल मर नहीं गईं। तो इतनी व्यस्तता थी शाहजहाँ की जिसको झेला मुमताज महल ने और अपनी जान से हाथ गंवा बैठी। मुझे हंसी आती है, आज भी कई लोग कहते हैं शाहजहाँ ने मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवाया। इतना प्यार और केयर था। तो क्या इसे प्यार और केयर कहते हैं क्या? ऐसा प्यार और केयर नहीं होता। और यदि यही प्यार और केयर है तो फिर समझ में नहीं आता कि इस प्यार और केयर से आप जानते हैं कि सामने वाले का क्या हश्र हुआ। प्यार तो त्याग का दूसरा नाम है, ना कि दूसरे का प्राण त्यागवा दो आप। तो मैं बात कर रहा था कि इस तरीके से जहांगीर अपने आप में बिजी हैं, इनका बेटा इनसे भी आगे था और दोनों क्या करेंगे ये मैं डिटेल से बताऊंगा। जहांगीर नाम के व्यक्ति ने ये नूरजहाँ से शादी कर ली। अच्छा, नूरजहाँ बड़ी महत्वाकांक्षी महिला थी, बड़ी महत्वाकांक्षी महिला थी। ये जो नूरजहाँ हैं, आज के बाद इनके दरबार में जहांगीर के नूरजहाँ गुट बन गया था। नूरजहाँ गुट, इसमें नूरजहाँ के पिता गियास बेग, माता असमत बेगम, भाई आसफ़ खान, स्वयं नूरजहाँ और एक लड़का जिसका नाम कहा जाता है खुर्रम। ये जो है
5 लोग थे। ये नूरजहां का गुट था, एक टीम थी। और वास्तव में जो शासन प्रशासन चलता था उसमें सारे बड़े निर्णय यही टीम लिया करती थी। तो ज़रा देखिए इस टीम में नूरजहां के मायके का यानी परिवार का कितना बड़ा रोल है। यही लोग पूरा शासन प्रशासन, मतलब बाबर की मेहनत, हुमायूं की मेहनत, अकबर की मेहनत, जहांगीर की लापरवाही और जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने आकर सब कुछ हथिया लिया। पूरी मेहनत, पूरी समृद्धि, पूरी प्रॉपर्टी, अकबर की जो भी मेहनत है और बाबर हुमायूं की, सब नूरजहां के हाथ में है। और जहांगीर तो नूरजहां के हाथ में था ही। अच्छा, समस्या ये हो गई, कई बार हालात भी कुछ ऐसे हो जाते हैं ना कि परिवार के कुछ लोग आपके खिलाफ विद्रोह कर दें और उसी समय कोई एक सपोर्ट में आ जाए तो आप दिल से, दिमाग से उसके बड़े करीबी हो जाते हैं। कई बार परिवार आपकी खिलाफत कर जाए, आप सही हो या गलत हो, लेकिन घर के बाहर का कोई लड़का या लड़की आपका थोड़ा सा मानसिक रूप से सहयोग कर दे तो आप उसके बहुत करीबी हो जाते हैं। इसी बात का फ़ायदा कई बार कुछ सातिर टाइप के लोग उठाते हैं, किसी के दिल दिमाग पर कब्जा करके उसके घर के खिलाफ उसको भड़कवा देंगे या जो चाहेंगे करवाएंगे। अभी सुशांत सिंह राजपूत वाला केस आपको याद होगा, बाहर की एक लड़की ने आकर ऐसा दिमाग हाईजैक किया कि बाद में उनकी देखिए मौत से ही सारे दुख की समाप्ति हुई। ऐसा कई बार होता है। स्वयं ये जो जहांगीर हैं, इनका बेटा हुआ करता था खुसरो, और खुसरो मानबाई का बेटा है तो मान सिंह का भांजा था। और मान सिंह चाहते थे कि खुसरो किंग बने, जहांगीर नहीं। जहांगीर अनारकली का मैटर, ये मैटर, वो मैटर एकदम से जैसे नाकारा टाइप का था। मान सिंह को लगा भांजा हमारा किंग बन जाए। सिखों के गुरु अर्जुन देव थे इस समय पर, 5वें गुरु, 10 गुरु हैं सिखों के। गुरु अर्जुन देव को भी लगा खुसरो किंग बन जाए। और खुसरो के ससुर जी हुआ करते थे एक मिर्जा अजीज कोका। मिर्जा अजीज कोका को भी लगा खुसरो किंग बन जाए। और खुसरो ने भी अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जैसे जहांगीर ने अकबर के खिलाफ किया था। अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल को मरवा दिया था। तो भाई जब पिता ऐसा करेगा तो बेटा तो वही सीखेगा। अभी कल ही एक कहानी पढ़ रहा था मैं, जो थोड़ा सा मुझे इमोशनल कर गई, कि एक लड़का था, उसने अपने पिताजी को एक पुराने से घर में, जो बहुत पुराना घर था, वहीं रख छोड़ा था और अपना अच्छे घर में रहता था परिवार के साथ। बहुत साल बाद एक बार जब वो गया अपने पिता के पास और पिताजी की मृत्यु होने वाली थी, कुछ ही दिन बचे थे, तो पिताजी ने बच्चे से कहा, बेटा एक काम करो, इस घर में फ़ैन लगवा दो। बच्चे ने कहा, पिताजी इतने दिन से हो, फ़ैन की ज़रूरत नहीं पड़ी, अब तो आप बीमार हो, पता नहीं कब चल बसो, अब फ़ैन क्या करोगे। तो पिता ने कहा, बेटा ऐसा है कि मैं तो ज़िंदगी भर रह गया इसमें, मुझे ठीक है, मैं एडजस्ट कर गया, लेकिन तुम्हें अगर रहना पड़ेगा तो तुम नहीं रह पाओगे। अब जब तुमने मुझे यहाँ छोड़ा तो कल को तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें यहाँ छोड़ देंगे, तुम ये गर्मी झेल नहीं पाओगे यहाँ की, मैं तो झेल गया। तो जब आप जो खुद करते हैं आपका बच्चा वही सीखेगा आपसे। जहांगीर ने अकबर के खिलाफ विद्रोह किया, खुसरो ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया। जहांगीर ने खुसरो को हरा दिया, इसको अंधा करवा दिया था, आंखें निकलवा दी थी इसकी। और यही वजह है, जहांगीर जैसा व्यक्ति गुरु अर्जुन देव को फांसी पर चढ़वा दिया, सिखों के 5वें गुरु की हत्या का कारण बनाए। और याद रखना, इसने इतनी बड़ी गलती कर दी, जैसे नाव में छेद कर दो आप तो डूबना तय है उसका। जो अकबर 16 कुल की नीति लाकर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको मिला करके चला, खुद को ताकतवर बनाया, आज इसने सिखों के 5वें गुरु की हत्या करवा के बहुत बड़ी गलती कर दी। यद्यपि बेटा अकबर का ही है, बहुत सारे ऐसे काम किया था जो अकबर की नीतियों को आगे कंटिन्यू करते थे, काम इसके बहुत सारे ऐसे थे। आप ऐसे समझो, यह व्यक्ति ऐसा है जो अकबर के मरने के बाद किंग बना है। इसने रक्षाबंधन का त्यौहार बनवाया और खुद अपने हाथ में राखी बंधवाई, हिंदू धर्म को सपोर्ट कर रहा है। स्वयं इसी के समय में श्रीकांत नाम के एक हिंदू थे और इसने श्रीकांत को हिंदुओं का जज नियुक्त किया। इतना न्यायप्रिय शासक था, न्याय को पसंद करता था कि इसने न्याय की वैसी ही जंजीर बनवाई जैसा एक समय पर इल्तुतमिश ने बनवाई थी। सल्तनत काल में न्यायप्रिय शासक है, दिखा भी रहा है कि मैं न्यायप्रिय हूँ, हिंदुओं का सपोर्ट भी कर रहा है, सबको मिला जुला के चल रहा है। लेकिन समस्या इसने ये कर दी कि सिखों के 5वें गुरु की हत्या करवा के एक बहुत बड़ी गलती कर दी, और यह गलती इस पर भारी पड़ेगी।
भले ही अकबर ने एक बड़ा साम्राज्य खड़ा करवा दिया था जहांगीर के लिए, अकबर का साम्राज्य जो है बड़ा स्ट्रांग हुआ करता था। अकबर का साम्राज्य बड़ा स्ट्रांग हुआ करता था, लेकिन जहांगीर ने इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी, उसमें से सिखों से दुश्मनी मोल ले ली। अब एक गलती कर गया। अकबर जिंदगी भर प्रयास करता रहा, लेकिन चित्तौड़ पर कब्जा नहीं कर पाया था ढंग से। एक तो ऐसे चित्तौड़ दुश्मन बना हुआ था अकबर का, तो वो तो जहांगीर का भी बनेगा। और भी बहुत सारे ऐसे दुश्मन थे जिसका मैं जिक्र करूंगा। भाई साउथ इंडिया अकबर कुछ एरिया जीत करके चलाया, लेकिन साउथ वाले थोड़ा सा विद्रोही प्रवृत्ति के हो गए थे। उनको पता था दिल्ली दक्षिण भारत से बहुत दूर है, और अगर दिल्ली का शासक दक्षिण भारत पर कंट्रोल करना चाहे तो जितनी सेना भेजेगा यही मार देंगे हम। भाई क्या दिल्ली की सारी सेना दक्षिण भारत पहुंच जाएगी क्या? दिल्ली की सेना दक्षिण भारत पहुंच गई तब तो दिल्ली पर ही दुश्मन कब्जा कर लेंगे। बहुत सारे लोग थे आग गड़ा के बैठे थे कि दिल्ली का शासक कमज़ोर पड़े, दिल्ली छीन लो उससे। तो पहले तो दिल्ली को मजबूत करो आप, तब ना दक्षिण भारत पर कब्जा करोगे। और दक्षिण भारत अगर सेना भेजोगे मदद के लिए, बहुत टाइम लगता था जाने में और आने में भी। अगर आज का ट्रेन होता, प्लेन होता, हेलीकॉप्टर होते, तो दक्षिण भारत में प्रॉब्लम है तुरंत सेना भेज दो। पहले तो क्या हुआ, दक्षिण भारत में सेना भेजो, सेना हार रही है, दिल्ली से मदद पहुंचने में भी टाइम लगेगा। और सेना दक्षिण भारत में है, दिल्ली पर खतरा है, तो दिल्ली आने में भी टाइम लगेगा। बड़ी समस्या होती थी कई बार। इसीलिए शासक एक राज्य को जीतते थे, जब तक दूसरे राज्य पर हमला करने जाते पहला वाला राज्य कोई और जीत लेता था। कई बार बाबर के साथ ऐसा हुआ था, एक राज्य जीतता था, दूसरे में जाता, तब तक पहला राज्य कोई छीन लेता, और बाबर को भूखों मरना पड़ता था। ऐसा होता था। तो दक्षिण भारत पर भी प्रॉब्लम है, उस पर भी कंट्रोल बना के रखना है। अच्छा, अच्छी बात ये थी कि जहांगीर के समय एक बेहतरीन पत्नी साबित हुई थी नूरजहां, और उन्होंने लगभग मामला अपने कंट्रोल में करके रखा था। जैसे मैं आपको चित्तौड़ के विषय में बताता हूँ। जहांगीर के लिए चित्तौड़ एक बहुत बड़ी समस्या बन गया था, और बार बार चित्तौड़ पर सेनापतियों को भेजना पड़ता था जहांगीर को कि जाओ और हमला करो। 1605 में चित्तौड़ पर आक्रमण करने गया था सेनापति परवेज। 1608 में गया था अब्दुल्ला खान। 1609 में गया था महावत खान। 1611 में गए थे राजा बसु। 1611 में ही गया था मिर्ज़ा अजीज कोका। जहांगीर के समधी थे ये, मिर्ज़ा अजीज कोका। 1613 में गया था खुर्रम, यानी कि शाहजहां। तो आप समझ सकते हैं कि कितने आक्रमण हुए हैं बार बार चित्तौड़ को जीतने के लिए। चित्तौड़ एक चुनौती बन गया था इनके लिए। एसएससी वाले या रेलवे वाले ये सारे ऑप्शन रटेंगे नहीं, बस आपको इतना समझना होगा जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ। 1615 एडी की बात है, 1615 ईस्वी की। चित्तौड़ के राजा हुआ करते थे अमर सिंह। और अमर सिंह के पुत्र हुआ करते थे करण सिंह। और इन्हीं करण सिंह ने अमर सिंह को समझाया कि क्यों ना हम मुगलों से दोस्ती कर लें, दुश्मनी ही खत्म हो जाए अपनी शर्तों पर। अमर सिंह ने कहा, जिनसे हमारे पिताजी ने जिंदगी भर दुश्मनी रखी, हम उनसे समझौता नहीं कर सकते। अगर करण सिंह आपको समझौता करना है तो जाकर समझौता कर लो, लेकिन मैं राज्यपाट छोड़ करके सन्यासी हो जाऊंगा, जंगल में चला जाऊंगा, आप राज्यभार संभालो। करण सिंह ने जहांगीर के लोगों से बात की। नूरजहां का बड़ा प्रभाव था जहांगीर पर, और नूरजहां चाहती थी ये समझौता हो जाए। बस चित्तौड़ की शर्त ये थी कि चित्तौड़ का सारा एरिया हमें दे दिया जाए, और हमारे परिवार की कोई लड़की मुगलों में शादी नहीं की जाएगी, प्रेशर मत डालना। ऐसी छोटी मोटी शर्तें थीं। अमर सिंह की शर्त ये थी कि मैं मुगलों के दरबार में नहीं जाऊंगा। जहांगीर ने बात मान ली, क्योंकि ये समझौता अच्छा ही था। चित्तौड़ का सारा एरिया अमर सिंह को दे दिया गया। शर्त ये था कि चित्तौड़ के किले का मेंटेनेंस मत करवाना। उस समय किले का मेंटेनेंस, सुदृढ़ीकरण
मतलब युद्ध की तैयारी माना जाता था। मेवाड़ की कोई लड़की मुगलों के यहाँ ब्याही नहीं जाएगी, यह शर्त भी मान ली गई। और इसी के साथ करण सिंह को 5000 का मनसब प्रदान किया गया। याद है ना, अकबर ने मनसबदारी शुरू की थी। करण सिंह को 5000 का मनसब मिला और मुगल दरबार में जहांगीर के दाहिने पहला सिंहासन करण सिंह का लगाया गया। इतना सम्मान मिला चित्तौड़ को। और स्वयं नूरजहां ने पर्सनल व्यक्तिगत तौर पर करण सिंह को बहुत कुछ भेंट किया, यानी चित्तौड़ को भेंट किया, बड़ी नज़दीकी बना के रखना चाहती थी। तो जहांगीर के लिए बहुत बड़ी चुनौती था चित्तौड़ भी, पर आज की डेट में कोई बात नहीं, चित्तौड़ की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और इसी समय की बात है, इसी समय पर दक्षिण भारत भी जहांगीर के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनता जा रहा था, दक्षिण भारत। और दक्षिण भारत की चुनौती को समाप्त करने के लिए, चुनौती खत्म करने के लिए 1617 AD की बात है, जहांगीर ने अटैक करवाया अहमदनगर पर। इस समय अहमदनगर का एक वजीर हुआ करता था मलिक अंबर। अब वजीर नाम से तो आप परिचित ही हैं, बहुत बड़ा अधिकारी हुआ करता था। और मलिक अंबर बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति था प्लानिंग करने के मामले में। यह ऐसा व्यक्ति है जो गुरिल्ला युद्ध लड़ता था। गुरिल्ला युद्ध मतलब ये है कि मलिक अंबर के पास 10,000 की सेना है, जहांगीर ने 50,000 की सेना भेज दी, जाओ साउथ पर मलिक अंबर को मार दो। तो 10,000 की सेना 50,000 को फेस टू फेस तो हरा नहीं सकती। मलिक अंबर क्या करता, दक्षिण भारत में पहाड़ियाँ बहुत हैं, तो पहाड़ियों के पीछे छिपा रहता था, अचानक से अटैक करता था, 2-4 हज़ार को मारता, फिर भाग जाता, फिर अचानक से 2-4 दिन बाद अटैक करेगा। यही गुरिल्ला युद्ध है जिसको फेमस करेंगे भविष्य में शिवाजी। और यही गुरिल्ला युद्ध है जो अकबर के खिलाफ यूज कर रहे थे, आंशिक तौर पर, सीमित तौर पर महाराणा प्रताप। मलिक अंबर ने गुरिल्ला युद्ध लड़ करके जहांगीर की नाक में दम करके रखा, पर किसी तरीके से दक्षिण भारत में भी जहांगीर ने कंट्रोल बनाए रखा। जितना साम्राज्य अकबर का था उतना जहांगीर बचा के रख पाया। बस एक मिस्टेक हो गई, 1622 ईस्वी में यह व्यक्ति कंधार कंट्रोल में नहीं रख पाया। पहला ऐसा मुगल शासक है जिसके हाथ से कंधार चला गया। और मैं आपको कंधार जाने का महत्व बताऊं, आप देख रहे होंगे जब से मुगल भारत में शासक बने हैं, अफ़गानिस्तान साइड से कोई हमला नहीं हुआ है। आप लोग को तो सल्तनत काल याद होगा, जैसे ही गोरी मरा, गोरी के मरने के बाद थोड़े दिन बाद इल्तुतमिश शासक बना, लेकिन मंगोलों ने हमला करना शुरू कर दिया भारत में घुसने के लिए। मंगोलों ने हमला करना शुरू कर दिया, चंगेज खान, बाद में कितने मंगोल, और बलबन को पाकिस्तान में कितने किले बनवाने पड़े थे कि पाकिस्तान क्रॉस करके भारत में ना घुसने पाए मंगोल। अलाउद्दीन खिलजी ने भी मंगोलों को हराया था। बाबर आया था जब भारत में, तो बाबर का जो बाउंड्री है, बॉर्डर है, वो अफ़गानिस्तान में है। कंधार, कंधार मुगलों का था। इसका मतलब है कि कंधार को क्रॉस करके कोई पाकिस्तान भारत में घुस नहीं सकता था। जब मैं पाकिस्तान भारत कहूँ तो आज के हिसाब से मत सोचना, उस समय पर एक ही था, ये पूरा भारत था। ये तो मैं एरिया बताता हूँ कि आप थोड़ा समझ पाएंगे। कंधार का मतलब है बॉर्डर था मुगलों का, कोई कंधार को क्रॉस करके भारत में घुस नहीं सकता था। आज के बाद कंधार हाथ से निकल गया, रणनीतिक दृष्टि से बहुत बड़ा फेलियर है ये। समझो मुगल बॉर्डर पर कमज़ोर हुए हैं अब, ये बहुत बड़ा लॉस होगा जहांगीर का। जहांगीर की जो थोड़ी बहुत लापरवाही थी वो इस मामले में भारी पड़ी। अच्छा, बाहर के दुश्मनों से तो अच्छे से निपट रहा था जहांगीर। जो बाहर के दुश्मन थे उनसे तो तब भी निपट पा रहा है। साउथ पर कंट्रोल किया, चित्तौड़ के लोगों के साथ दोस्ती कर ली, हिंदुओं की सिंपैथी जो है लेकर के रखा हुआ ही है। लेकिन समस्या ये है कि बाहर के दुश्मन से जीत जाओगे आप, अंदर के दुश्मन बड़े खतरनाक होते हैं। हमें तो अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहाँ दम था। बड़ी पुरानी लाइन है, व्यक्ति अपनों से हारता है। जहांगीर नाम का यह जो व्यक्ति है, इससे पहले कि मरता, इसके अपने ही बेटे शाहजहां ने विद्रोह कर दिया शासक बनने के लिए। शाहजहां ने विद्रोह कर दिया। शाहजहां का विद्रोह दबाया
एक जहांगीर का ही सेनापति था महावत खान। महावत खान ने विद्रोह दबाया और शाहजहां हार गया। शाहजहां ने कहा कि भाई मुझे आदेश था गिरफ्तार करके ले चलो। शाहजहां ने कहा मुझे गिरफ्तार करके मत ले चलो, जमानत के तौर पर मेरे 2 बच्चे लेते जाओ, मैं कोई गलती करूंगा तो बच्चों को मार देना। अच्छा, जब बाल बच्चे इतने ज़्यादा थे इसके, ऐसा लगता है बच्चों से मोह नहीं था ढंग से। 2 बच्चों को सिक्योरिटी के तौर पे भेज दिया था जहांगीर के पास, और ऐसा लगता है एक बच्चा इसका बहुत बुरा मान गया। औरंगजेब बाद में शाहजहां को जेल में डाल देगा और पानी तक नसीब नहीं होने देगा शाहजहां के लिए। तो ऐसे में क्या हुआ, इस तरीके से ये जहांगीर के अपनों ने विद्रोह कर दिया, और ये जहांगीर के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। जहांगीर की हरकतें भी ऐसी थीं कि इनकी जो पहली पत्नी हुआ करती थी मानबाई ने आत्महत्या कर ली थी इसकी हरकतों से परेशान होकर के। अच्छा, मुगल काल का ये दूसरा ऐसा व्यक्ति है जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है, ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा, और आत्मकथा का नाम है तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी, ये इनकी आत्मकथा का नाम है। इस तरीके से इसमें इन्होंने अपने बारे में लिखा हुआ है। ये किताब ऐसी है, इसके फ्रंट पेज पर ये शराब के प्याले के साथ बैठे हुए दिखाए गए हैं। लेकिन एक हकीकत यह भी है कि यह व्यक्ति जब शासक बना तो इसने तंबाकू, ये क्या बोलते हैं, शराब पीना और ऐसी बहुत सारी चीज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया था, इसने रोक लगा दी थी। यही ऐसा व्यक्ति है जिसके समय पर भारत में कब्जा करने वाले अंग्रेज भारत आएंगे, ब्रिटेन की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। मैं आपको जब पढ़ाऊंगा मॉडर्न हिस्ट्री तब आपको पढ़ाऊंगा कौन कौन सा अंग्रेज यात्री आया, जैसे कि टॉमस रो आया, उसके बाद जो है ये विलियम हॉकिंस आया। जहांगीर से किसका क्या संबंध था मैं डिटेल से बताऊंगा। अभी मैं बात ये कर रहा था कि इस तरीके से जहांगीर जो है अपने आप को स्ट्रांग बनाता गया, बाहरी शक्तियों से भी लड़ा, आंतरिक जितना अकबर से मिला था इसको उसमें ना इसने कुछ घटने दिया ना बढ़ने दिया, बचा के रखा। कंधार इसके हाथ से निकल गया, बस ये एक नई घटना हुई। और चित्तौड़ जो कि सरदर्द बना हुआ था मुगलों के लिए, चित्तौड़ से दोस्ती हो गई। बस एक बहुत बड़ी गलती इसने कर दिया सिखों के गुरु को मरवाकर, और भविष्य में यही छोटी सी गलती ज्वालामुखी का रूप ले लेगी, बहुत बड़ी समस्या बनकर उभरेंगे सिख मुगलों के लिए। ये इसने बहुत बड़ी मिस्टेक की। जहांगीर के बारे में कुछ और पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे जहांगीर चित्रकारी बहुत पसंद करता था, पेंटिंग बहुत पसंद करता था, और जहांगीर के दरबार में बहुत सारे पेंटर रहा करते थे। पेंटर, ये पहला ऐसा व्यक्ति है जो कहता था कि मैं एक चित्र को देखकर बता सकता हूँ कि किस किस चित्रकार ने उस चित्र पर काम किया है। इसके दरबार में रहते थे बिशन दास, चित्रकार हैं ये, फारूक बेग, अक्का रिजा खान, ख्वाजा मंसूर, इनको नादिर उल अस्र कहा जाता था, नादिर उल अस्र, अबुल हसन, इनको नादिर उल जमा कहा जाता था, नादिर उल जमा। ऐसे कई चित्रकार हैं। ये जो 2 चित्रकार आप देख रहे हैं, ख्वाजा मंसूर और अबुल हसन, ये बहुत बड़े चित्रकार थे। ये दोनों एक कपास के पेड़ पर, जिसे कॉटन होता है, कपास के पेड़ पर असंख्य गिलहरियों का चित्र बनाते हैं, असंख्य गिलहरियों का चित्र बनाते हैं। ये जो ख्वाजा मंसूर आप देख रहे हैं,
इसने बंगाल का अनोखा पुष्प बनाया था। अनोखा पुष्प, एक फ्लावर। साइबेरिया का सारस का चित्र बनाया था। साइबेरिया का सारस। इस तरीके से ये लोग, ख्वाजा मंसूर वैसे पशु पक्षियों के चित्रकार थे, खास करके पक्षियों के। ये पक्षियों के चित्रकार थे। ये पक्षियों की चित्रकारी बहुत अच्छा किया करते थे ख्वाजा मंसूर। इस तरीके से जहांगीर के समय पर बहुत बेहतरीन चित्रकार हुआ करते थे, जिन्होंने चित्रकारी की दिशा में बहुत सारा काम किया। और यही वजह है कि कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, कौन सा मुग़ल शासक है जिसके समय पर चित्रकारी बहुत बेहतरीन कंडीशन में थी? तो वो जहांगीर है। ऐसा जहांगीर के समय पर था, बेहतरीन चित्रकारी होती थी इसके अपने टाइम पर। और जैसा कि मैं बता चुका हूँ, जहांगीर का शासन कार्य पूरा होता 1627 ईस्वी में। इससे पहले ही जहांगीर की तबीयत खराब हो गई, बहुत बुरी तरीके से बीमार पड़ गया। ये तो कहिए इसको मार दिया जाता, लेकिन इसकी पत्नी जो नूरजहाँ थी, उन्होंने इसकी काफ़ी सेफ्टी की। कई बार मैदानी जंग में लड़ाई चल रही है, जहांगीर की तबीयत ख़राब है, लेकिन नूरजहाँ भी कैंप में होती थी वहाँ मैदानी जंग में, और वहाँ से कंट्रोल किया करती थी क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत ही जो है महत्वाकांक्षी महिला ये नूरजहाँ ही हैं, जिन्होंने अपने पिता एतमातुद्दौला की याद में, आप यहाँ देखेंगे ये आगरा में ही एतमातुद्दौला का मकबरा है, और पहला ऐसा मकबरा है जिसमें वाइट मार्बल संगमरमर का, सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ। एतमातुद्दौला का मकबरा, एतमातुद्दौला का मकबरा यही नूरजहाँ हैं जो बनवाती हैं यहाँ पर आगरा में। और एतमातुद्दौला के मकबरे में सफ़ेद संगमरमर यानी कि संगमरमर यानी कि वाइट मार्बल का यूज हुआ है इसी मकबरे में। और यही नूरजहाँ हैं जो अपने पति के मरने के बाद, यानी जहांगीर का जो मकबरा है, जहांगीर का मकबरा, ये लाहौर में बनवाती हैं। अब पॉइंट यह भी है, चलो बाबर मरा था भारत में, पर उसकी इच्छा थी कि मुझे काबुल में दफनाया जाए, उसको तो दफना दिया गया। उसके बाद हुमायूं किंग बना, उसका मकबरा दिल्ली में ही है। अकबर किंग बना, मरा, उसका मकबरा आगरा में है। जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। इसका बेटा शाहजहां होगा, वो तो ताजमहल में ही दफन है। तो कई बार क्वेश्चन किया जाता है, बताइए निम्न में से किसका मकबरा भारत के बाहर है? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। अब आपको पहचानना पड़ता है कि भाई शाहजहां का मकबरा जो है वो भारत, ये जहांगीर का मकबरा भारत के बाहर है। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो नूरजहाँ ने ही जहांगीर का मकबरा भारत के बाहर यानी कि लाहौर में बनाया था। लास्ट तक जाते जाते कंडीशन ये हुई कि 1627 में अगले बादशाह बने शाहजहां। 1627 से 1658 तक जो व्यक्ति बादशाह हैं उन्हीं का नाम है शाहजहां। इसके पहले जो कार्य किया था शासन का, प्रशासन का, वो सारा कार्य किया जहांगीर ने। ये सारा कार्य जहांगीर का था। जहांगीर वैसे तो बहुत ही नालायक टाइप का बेटा कहा जाता है। कहते हैं इसके मरने, इनके पिताजी के मरने में जहांगीर का बहुत बड़ा रोल था। कई बार जहांगीर अपने पिता को इतना हर्ट करता था कि अकबर ने लोगों के सामने इसको थप्पड़ मार दिया था। ऐसी भी घटना हो चुकी थी। अकबर मरने वाला था तो उस समय अकबर का कोई और ऐसा बेटा था नहीं, इकलौता यही था जो किंग बनाया जाता। एक तो अकबर को बेटा हो ही नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से तो यही नालायक बच्चा हुआ था। अकबर मरने से पहले इसको बुलवा करके और फिर इसको जो है शासक बनवा करके फिर मरा था अकबर। और अकबर के मरने के बाद सलीम शासक था। सलीम ने क्या किया वो तो आपने देखा ही। और यही जहांगीर हैं जिनके समय में मैंने बार बार आपसे कहा था कि वर्ल्ड हिस्ट्री की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान देते हुए पढ़ना पड़ेगा। वर्ल्ड हिस्ट्री की तरफ ध्यान देते हुए थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, जहांगीर ने और भी कई कार्य करवाए हैं, इमारत वगैरह बहुत सारी बनवाई, लेकिन जब मैं आपको पूरा मुग़ल काल का पढ़ाऊंगा एक साथ ही,
कि इनका पॉलिटिकल कंडीशन क्या था, कौन कौन सी इमारतें किसने बनवाई, तो मैं सारा डिटेल से बताऊंगा। अभी मैं बात कर रहा था वर्ल्ड हिस्ट्री की तरफ अगर ध्यान दिया जाए, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप और एशिया, एशिया में भारत। तो यही दौर है जब आप देख रहे हैं, मैंने कहा था यूरोपियंस का भारत आने का रास्ता बंद हो गया था जो इधर से आता था, फिर वास्को डी गामा ने इधर से एक नया रास्ता खोजा, स्पेन से निकलकर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। तो यही दौर है जब यूरोपियंस और यूरोप के बहुत सारे देश अमेरिका पर कब्जा कर रहे थे, दक्षिण अमेरिका पर, अफ्रीका पर, और भारत में भी दक्षिण भारत का बहुत सारा एरिया कब्जा करते चले जा रहे थे। लेकिन मुगल शासक अभी पूरा दक्षिण भारत तो कब्जा कर नहीं पाया है, तो वो तो ज़्यादा टेंशन लेगा नहीं। उत्तर भारत में मुगल बड़े शक्तिशाली हैं, तो कोई यूरोपियन उत्तर भारत नहीं कब्जा कर सकता। जहाँ तक मुगल हैं इनको टच नहीं किया जा सकता, मुगल बड़े शक्तिशाली हैं। पर अफसोस की बात, अकबर जैसे लोग होते तो वो दूरदर्शी थे, उनको समझ में आ जाता कि यूरोपियन से क्या चाल चल रहे हैं, दुनिया पर कैसे कब्जा करते चले जा रहे हैं। पर जहांगीर का बेटा नालायक टाइप का बेटा है, जितनी प्रॉपर्टी मिली उतना ही संभाल के रख पाया, उससे ज़्यादा नहीं सोच पाया। आपको याद होगा सल्तनत काल में जितनी प्रॉपर्टी गियासुद्दीन तुगलक से मोहम्मद बिन तुगलक को मिली, उसने उसे और आगे बढ़ाया। इंटरनेशनल लेवल का सोचता था, ये अलग बात है कि पागल कहा गया। अलाउद्दीन खिलजी अलेक्जेंडर बनना चाहता था, जलालुद्दीन खिलजी से बहुत आगे निकला। अगर अकबर से आगे ये जहांगीर नाम का व्यक्ति निकलता तो इसे पता होता कि दुनिया में यूरोपियंस खतरा बनते जा रहे हैं और दुनिया पर कब्जा कर रहे हैं। खतरा कैसे बनते थे? यूरोपियंस संख्या में कम थे, दुनिया में बड़ी बड़ी सेनाएं थीं, तो यूरोपियंस ने अपनी छोटी सेना को ही ऐसी ट्रेनिंग दी थी तो बड़ी से बड़ी सेना को हरा सकें। दुनिया में वेपन्स नॉर्मल थे, यूरोपियंस ने लेटेस्ट टाइप का वेपन्स बनाया, बेहतरीन हथियार, खास करके बंदूक वगैरह। जब यूरोपियंस खुद को ताकतवर बना रहे होंगे, हिंदुस्तान का ये जहांगीर है, ये इतनी भी दूरदर्शिता नहीं दिखा पाया कि खुद को उस लेवल का स्ट्रांग बना पाता जिस लेवल की दुनिया थी। आप ऐसे समझो, अगर दुनिया के पास परमाणु बम हो चुका होता, भारत अपने में ही सोता रहता कि हम तो अहिंसावादी नीति की हैं, परमाणु बम नहीं बनाएंगे, तो आज सोचो हमारी हालत क्या होती। पाकिस्तान भारत को धमकी दे करके कश्मीर ले चुका होता कि नहीं दोगे परमाणु बम से उड़ा देंगे। ये तो कहिए भारत भी परमाणु बम बना के बैठा है कि बेटा अगर हमें पता चला उड़ाने वाले हो, उससे पहले हम तुम्हें दुनिया के नक्शे से गायब कर देंगे। तो हमें पता है इंटरनेशनल स्तर पे क्या चल रहा है, हमें खुद को कितना स्ट्रांग बनाना है। पर भारत अब जागरूक है, बहुत पढ़े लिखे ऑफिसर आईएफएस बनते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस में सेवा देते हैं, हर देश के बारे में क्या जानकारी है भारत को बताएंगे, भारत को क्या करना है। भारत में बैठे आईएएस ऑफिसर और कैबिनेट सेक्रेटरी वगैरह बहुत सारे सेक्रेटरी वो प्लान करते हैं क्या करना है। पर इस समय पर तो समस्या इस बात की है कि जहांगीर तो ऐसा न सोच रहा है, न सोचने देगा। और यही वजह है कि दुनिया अपने आप को बेहतरीन तरीके से ताकतवर बना रही होगी, खास करके यूरोपियंस जो दुनिया पर कब्जा करने की मंशा बना के बैठे हैं। कल तक ये लोग खाने के लिए मरते थे, आज इनको अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, इधर अफ्रीका, बहुत सारी जगह का पता चला जहां ज़मीन बहुत थी, रहने वाले कम थे। यूरोपियंस को लगा रहने वाले कम हैं, इनको मार करके सारी ज़मीन ही छीन लेते हैं इनकी। और आज भी देखो, अमेरिका का ले लो, बहुत बड़ा देश है, लेकिन ज़्यादातर वहाँ यूरोपियंस बसे हैं। अमेरिकन को तो कब का मार डाला इन्होंने, मुट्ठी भर अमेरिकन जिंदा हैं वहाँ पर, पुराने वाले, बाकी सब यूरोपियंस हैं या और भी बाहर के लोग। इनको लगता था दुनिया पर कब्जा करते चले जाओ, अमेरिका पर आसानी से कब्जा कर गए, अफ्रीका पर कर गए, दक्षिण अमेरिका पर कर गए। लेकिन भारत में मुगल शासक इतना शक्तिशाली है कि ये आसानी से कब्जा नहीं कर सकते, लेकिन प्लान जरूर कर सकते हैं। यही अवसर है जब यूरोपियंस भारत पर कब्जा कैसे किया जाए, दक्षिण पर तो कर ही रहे थे, पुर्तगाली भारत पर बड़ी तेज़ी से कंट्रोल कर रहे थे, गोवा, बम्बई ये सब कब्जा किया जा चुका था। अंग्रेज भी करेंगे, लेकिन उत्तर भारत में अभी यूरोपियंस कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मुगल शासक बड़ा शक्तिशाली है। लेकिन मुगल शासक को अपनी शक्ति और बढ़ानी पड़ेगी, वरना नहीं बढ़ाए तो ये भले ही तैयारी ना कर रहे हों, अच्छे हथियार ना इकट्ठा कर रहे हों, पर यूरोपियंस करेंगे। जैसे आज भारत अच्छे हथियार ना इकट्ठा करे, पाकिस्तान इकट्ठा कर रहा है, चाइना इकट्ठा कर रहा है, कल को भारत के पास हथियार ही कम होंगे। ये तो भारत अवेयर है, अमेरिका से, इजराइल से, रसिया से खूब हथियार खरीदते हैं हम, कि हमें हमारे पास भी कमी ना रहे।
जहांगीर नाम का यह व्यक्ति जो लापरवाह शासक है, अभी तो नहीं, अभी तो अकबर का साम्राज्य बचा के रख पाया, लेकिन कुछ ऐसा भी नहीं कर पाया जिससे भारत बहुत स्ट्रांग हो जाए। आप ये देखो, यह व्यक्ति अपनी लाइफ स्टाइल में बिजी है, इनसे शादी कर लो, उनसे शादी कर लो, पेंटिंग देखकर मस्त है कि हाँ भाई गजब की चित्रकारी है, समझ में आता है, लेकिन कोई भी साइंस वगैरह में डेवलपमेंट, कोई भारत में नया रिसर्च। जबकि यही दौर है जब यूरोपियंस पैसा कमा कमा करके दुनिया से रिसर्च करके नई नई टेक्नोलॉजी लाएंगे, नए नए हथियार, नए नए बहुत कुछ ऐसे आविष्कार लाएंगे, और यही उनका आविष्कार उनको आगे कर देगा। भाई आज की डेट में जापान देखो, छोटा सा देश है, भारत इतना बड़ा देश, पर भारत की इकोनॉमी जापान की इकोनॉमी से कम है। जापान बिजनेस करता है, नए नए आविष्कार, बड़े स्ट्रांग सामान बनाते हैं वो। एक बार मेड इन चाइना लिखा जाए, भरोसा नहीं होता कि काम करेगा ये, मेड इन जापान लिखा हो तो पता चलता नहीं ठीक होगा ये। यूरोपियंस रिसर्च करके खुद को स्ट्रांग बनाएंगे। भारत के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, सोने की चिड़िया था ये देश, पर रिसर्च करने वालों को कोई प्रोत्साहन, कोई सपोर्ट मिला है राज्य की तरफ से कि हाँ भाई जो आविष्कार करेगा वो समझो कि उसके लिए बहुत प्रोत्साहन देंगे हम। यहाँ तक कि जितने मुस्लिम शासक भारत में आ रहे हैं और जो मुस्लिम भारत में आ रहे थे, देखो भारत पढ़े लिखे लोगों का देश था स्टार्टिंग से ही। दुनिया में सबसे पहले विश्वविद्यालय भारत में हुआ करते थे, वो भी टॉप के, दुनिया वाले भारत में ही पढ़ने आते थे, दुनिया के सबसे टॉप के रिसर्च भारत में ही थे। पर भारत में जब शांति थी, लोग खाते पीते थे, पैसा था तो रिसर्च करते थे। जब से मुस्लिम शासकों ने आक्रमण किया, तब से इनका टारगेट क्या था, एक तो ये लोग ऐसे थे कबीलाई टाइप के, एकदम समझो कि लड़ना मरना मारना यही सब आता था, ना कोई पढ़ाई लिखाई से मतलब, ये समझो जाहिलपना बहुत था। और इनका काम था मंदिरों को नष्ट कर दो, बहुत सारी कॉलेज को नष्ट कर दो, यूनिवर्सिटी को नष्ट कर दो, जो भारत का पढ़ने लिखने का रिसर्च वगैरह का सेंटर था, इन लोगों ने वही तोड़ डाला। और जब वही तोड़ डाला तो जो रिसर्च करेगा उसको तो ये लोग सपोर्ट ही नहीं करेंगे, ना ही पैसा देंगे कि नए आविष्कार हो, तो रिसर्च कहाँ से होगा फिर। यही वजह है जब से मुस्लिमों ने भारत पर शासन करना शुरू किया, भारत वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत तेज पिछड़ेगा। और भारत जो वैज्ञानिक रूप से पिछड़ेगा, वैज्ञानिक दृष्टि से रिसर्च वगैरह के मामले में, कल को भारत की गुलामी का ये बहुत बड़ा कारण बनेगा। ये भारत में संख्या बहुत होगी, सेना बहुत होगी तलवारों के साथ, तो बताइए तलवार लिया व्यक्ति बंदूक वालों का सामना कहाँ से करेगा, तोप वालों का सामना कहाँ से करेगा, और भी लेटेस्ट वेपन्स का सामना कैसे करेगा, यही समस्या होगी। यूरोप वाले गरीबी देखे हुए थे, वो मेहनत करके खुद को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे, उन्हें पता था हमें डेवलप करना है खुद को। और ये लोग ऐसे हैं, जहांगीर जो एक अमीर बाप का बेटा था, और पैसा इसके पास इतना था कि इतना पैसा जब किसी के पास हो जाए कि बहुत रहे, तो वो भला हिस्ट्री, फिलॉसफी, ज्योग्राफी, मैथ और साइंस में क्या पढ़ने में दिलचस्पी दिखाएगा, वो तो मस्त रहेगा, जो मन करेगा वही करेगा, नृत्य संगीत शेरो शायरी मुशायरा चलता रहे उसके आगे, उसमें उसको एंजॉय आएगा। ऐसा ही है जहांगीर, नृत्य संगीत शेरो शायरी मुशायरा सुनने में अपने आप को व्यस्त करके रखा। आज तो नहीं, आज तो बाबर अकबर का सारा साम्राज्य कंट्रोल करके रख पाया है, पर फ्यूचर में इन लोगों की लापरवाही भारत पर बहुत भारी पड़ेगी। अगला शासक शाहजहां होगा, यह भी कितना अपने आप में मस्त था और लापरवाह था, इसका आइडिया तो आप लगा चुके होंगे। एक ही प्रोग्रेस था इसका ढंग से, बच्चे बहुत थे जनसंख्या के मामले में, और जो प्रोग्रेस शाहजहां के समय पर होगा भी मुगलों का, वो इसके बच्चे ही करेंगे। क्या करेंगे, कितना डेवलपमेंट करेंगे मुगलों का, ये तो मैं पढ़ाऊँगा। अभी आप ये समझो कि जहांगीर से रिलेटेड आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं महत्वपूर्ण। आपसे ये पूछा जा सकता है, बताइए जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था, सलीम। मान सिंह की उस बहन का क्या नाम था जिनकी शादी जहांगीर से हुई थी, तो मानबाई। मानबाई का कौन सा बेटा था जो जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था, खुसरो। जहांगीर ने अपने किस बेटे को अंधा करवा दिया था, खुसरो को। खुसरो को राजा बनाने में किस सिख धर्मगुरु का सपोर्ट था, अर्जुन देव का। किस मुगल शासक ने 5वें गुरु सिखों के अर्जुन देव थे, उनकी हत्या करवा दी थी, तो जहांगीर ने। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था, मेहरुन्निसा। आपसे ये पूछा जा सकता है नूरजहां की वो माता का क्या नाम था जिन्होंने इत्र का आविष्कार किया था, असमत बेगम।
नूरजहां के पिता कौन थे जिनके नाम पर आगरा में एक मकबरा बना जो सफ़ेद संगमरमर का बना था? एतमादुद्दौला। आपसे ये कहा जा सकता है, बताइए नूरजहां के भाई का क्या नाम था? आसफ खान। मुमताज महल किसकी भतीजी थी? नूरजहां की। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए जब जहांगीर किंग बना, जहांगीर शासक बना, तो शासक बनने के बाद उसने किन किन वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो शराब का सेवन हो गया, तंबाकू का सेवन हो गया। यद्यपि इसकी आत्मकथा के फ्रंट पेज पर इसका ही फोटो है शराब के प्याले के साथ, तुझो के जहांगीरी पर शराब और ये मदिरा सेवन और तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया था। आपसे पूछा जाएगा, बताइए कौन सा एक दक्षिण भारत में अहमदनगर का वजीर था जिसने बहुत टक्कर दी थी जहांगीर को? तो मलिक अंबर था। किसके समय में चित्तौड़ के साथ संधि हो गई? किस मुगल शासक के समय में? तो जहांगीर के समय में। चित्तौड़ से संधि होने के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो अमर सिंह। अमर सिंह के बेटे का क्या नाम था जिनको 5000 का मनसब प्राप्त हुआ था? करण सिंह। जहांगीर के समय पर किस वर्ष अहमदनगर पर अटैक हुआ? 1617 ईस्वी। किस वर्ष जहांगीर के समय पर कंधार जहांगीर के हाथ से निकल गया? तो 1622 ईस्वी। कौन मुगल शासक है जो राखी का त्यौहार मनवाता है और खुद अपने हाथ में राखी बांधता है? जहांगीर। जहांगीर के समय किस हिंदू को जज बनाया गया था? श्रीकांत नाम के हिंदू थे, उन्हें जज बनाया गया था। किस मुगल शासक ने न्याय की जंजीर बनवाई थी? तो जहांगीर ने बनवाई थी, जहांगीर ने बनवाई थी। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कौन जहांगीर के समय पशु पक्षियों का चित्रकार था? तो मैं बता चुका हूँ, ख्वाजा मंसूर। किन दो चित्रकारों ने एक कपास के पेड़ पर असंख्य यानी बहुत सारी गिलहरियों का चित्र बनाया था? तो ख्वाजा मंसूर, अबुल हसन। किस मुगल शासक के समय पर चित्रकारी अपने चरम पर थी? तो जहांगीर। ख्वाजा मंसूर का टाइटल क्या था? किस नाम से जाने जाते थे? नादिर उल अस्र। बहुत पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। अबुल हसन को किस नाम से जाना जाता था? नादिर उल जमा। कौन सा मुगल शासक ऐसा है जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है? बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो अच्छा सॉरी, बाबर नहीं, बाबर ने तो लिखा ही था। ऑप्शन में होगा हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो जहांगीर ने। किन दो मुगल शासकों ने अपनी आत्मकथा लिखी है? तो बाबर और जहांगीर, इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी। बाकी जहांगीर के समय पर बहुत सारे विदेशी यात्री आए थे जिनका बड़ा महत्व है, और जब मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा मॉडर्न हिस्ट्री तब जहांगीर के बारे में बहुत कुछ चर्चा करूंगा, इसीलिए अभी मैंने यहाँ पर उन्हें छोड़ा है। जहांगीर का जो समय है बहुत कुछ छोड़ा है, उसमें से मैं तब पढ़ाऊंगा जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँगा। इस तरह से जहांगीर के बारे में बहुत कुछ विशेष पॉइंट हैं जो मैंने आपको पढ़ाया। अकबर ने बहुत मजबूत मुगल साम्राज्य बनाया था, जहांगीर उस पर कंट्रोल बना के रखा, तो कंट्रोल है अभी तक, सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है समझो। अगला शासक होगा शाहजहां, वो कितना कंट्रोल रख पाएगा, कितना मुगल शासन स्ट्रांग होगा या कमज़ोर होगा, मैं डिटेल से चर्चा करूँगा नेक्स्ट क्लास में। यहाँ इस लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।